गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम टेस्ट नंबर 13 की चर्चा करेंगे, जिसमें PYQ क्वेश्चन, जेट में आई हुए जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से आज की क्लास में 2019-2020 के आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक ही पद में एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होता है। हमसे ये पूछा है कि जैसे कोई भी यहाँ पर अम्ल क्लोराइड है, इस अम्ल क्लोराइड से अपने को बनाना है, अम्ल क्लोराइड से बनाना है अपने को एक ही पद में यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना है, एक ही पद में बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो इसके लिए अपने से कौन सा अभिकर्मक यहाँ प्रयुक्त करेंगे वो अपने को पूछा गया है। तो यहाँ हम PDBaSO4 यूज़ करेंगे, PDBaSO4 यूज़ करेंगे। PDBaSO4 जो अभिकर्मक है उसको यूज़ कर लेंगे, साथ में इसका हाइड्रोजनीकरण करवा देंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। और जब हम PDBaSO4 यूज़ करते हैं तो यह अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन बन जाती है, और इस नेम रिएक्शन का नाम होता है यहाँ पर रोजेनमुंड अपचेन। तो ये रोजेनमुंड अपचेन अभिक्रिया का उदाहरण है, रोजेनमुंड अपचेन इस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है, ये आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से हम आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर बना देंगे। ये आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देते हैं। तो ये यहाँ आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर बनती है। आइसोप्रीन का अगर रासायनिक नाम देखें तो आइसोप्रीन का रासायनिक नाम या IUPAC नाम होता है इसका 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन या ब्यूटा-1,3-डाइईन, ब्यूटा-1,3-डाइईन, ये इसका IUPAC नाम होता है। तो इस टाइप से ये यहाँ पर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, जैम एवं जेली के परिरक्षण में कौन सा रासायनिक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एसिटिलीन जब सोडियम एवं सोडामाइड से अभिक्रिया करती है तो वह एसिटिलीन प्रदर्शित करती है। जब हम एसिटिलीन, जैसे एथाइन कह दो या एसिटिलीन कह दो, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा वो देखिएगा। यहाँ ऐसे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और सोडियम है वो यहाँ पर कार्बन के साथ आ जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। तो H2 गैस अगर हम बना रहे हैं, H2 गैस बना रहे हैं तो इस टाइप से H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। और जब H2 गैस निकल रही है तो ये एसिटिलीन या एथाइन है, इसकी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो यहाँ पर अम्ल है वो धातु से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। तो ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया है। नेक्स्ट, जब दो द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर न हो तो द्रव के पृथक्करण के लिए कौन सा आसवन प्रयुक्त किया जाता है? तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रभाजी आसवन को प्रयुक्त किया जाएगा। जब दो द्रवों के अंदर पर्याप्त अंतर नहीं है क्वथनांक में तो प्रभाजी आसवन से उनको हम पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड, कीटोन की कोई विक्रिया हमें दी हुई है, कीटोन है मान लीजिए, और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन का बनना, साइनोहाइड्रिन इससे आगे बनेगा। तो साइनोहाइड्रिन इस प्रकार का यौगिक है, ऐसे ये साइनोहाइड्रिन बन गया। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये पूछा है।
तो ये अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल बनाने की कौन सी अभिक्रिया अनुकूल है? तो देखो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, इस टाइप से ये अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से करवाते हैं। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, इसकी जगह हैलोजन आ जाएगा। तो ये CH3 और यहाँ पर हैलोजन आ गया और इस टाइप से ये अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो जैसे ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है यहाँ पर, तो यहाँ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और इस अभिक्रिया का नाम होता है HVZ अभिक्रिया। इस HVZ का पूरा नाम HVZ का पूरा नाम होता है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, ये इसका पूरा नाम होता है। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, ये पूरा नाम है इसका। तो ये HVZ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया का उदाहरण है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अपने को बताना है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH से करवाते हैं तो देखो यहाँ पर अपना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है। हैलोजन का प्रतिस्थापन OH ग्रुप से हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा और साथ में KX आ जाएगा। तो सही आंसर जो है अपना 4th वाला हो जाएगा, जिसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी है? कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर उससे 1 डिग्री उससे भी कम स्थायी होता है। तो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से होता है 3, 2, 1 ऐसे होता है। तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जहाँ पर बन रहा है वो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री बन रहा है, तो ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अभिक्रिया लिखी हुई है, इस अभिक्रिया में अपने को पहचान करनी है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो CH211CHCH3, इसके साथ में HBr का योग करवाया हुआ है। HBr का योग कराने पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ रहा है और हैलोजन जो है वो यहाँ आ रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का एडिशन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हैलोजन आ गया, ये अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होना होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पर जुड़ता है, तो इस अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। ये जो HBr है इसमें से 2 पार्ट बनते हैं इस टाइप के, और यहाँ से ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। पहला आक्रमण इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है, इसलिए अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। नेक्स्ट, बंध रहित अनुनाद जाना जाता है। बंध रहित अनुनाद है वो एक अतिस्वगमन प्रभाव है। अतिस्वगमन प्रभाव इसको कह सकते हैं, बॉन्ड रहित रेजोनेंस है। नो बॉन्ड रेजोनेंस जो है वो अतिस्वगमन कहलाता है। तो बंध रहित अनुनाद अतिस्वगमन होता है। कार्ब एनाइन का आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम है कार्ब एनाइन यानी कार्बन पर ऋणावेश। कार्बन पर ऋणावेश अगर है, कार्बन पर ऋणावेश कहीं आ रहा है इस टाइप से, तो सबसे ज़्यादा वह स्थायी होगा जिसमें प्लस आई इफेक्ट कम होगा। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है यानी 1 डिग्री है ये। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 2 डिग्री कार्ब-एनाइन है, 2 डिग्री कार्ब-एनाइन है, और ये हम देखें तो 3 डिग्री कार्ब-एनाइन है। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा?
जो 1 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी है वो 1 डिग्री कार्बोनाइन होता है। तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। सेकंड नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति है वो यहाँ पर अपने को बतानी है। यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का एथाइन वाला है। अब एथाइन को हमने कैसे डिसाइड किया वो हम बता देते हैं। एथाइन जो है इसमें कार्बन का संकरण sp होता है, और जब कार्बन का संकरण sp है तो इसमें प्रतिशत S लक्षण है वो सबसे ज़्यादा होते हैं 50%, और प्रतिशत S लक्षण ज़्यादा होगा तो इसकी विद्युत ऋणता भी ज़्यादा होगी, यह आसानी से H+ को दे सकता है। इसलिए यहाँ पर 50% S लक्षण के साथ में ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आसानी से H+ में निकल जाएगा और ये सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद पहचानना है। तो मुख्य उत्पाद देखिएगा, अभिक्रिया अपने पास इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद की अपने को पहचान करनी है। यहाँ पर अपने को पेरोक्साइड भी साथ में दिया हुआ है। जब पेरोक्साइड और HBr की उपस्थिति है तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगता है। प्रति मार्कोनिकोफ नियमानुसार हम योग कराते हैं। मार्कोनिकोफ नियम से हम देखें तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन डबल बंध वाले कार्बन पर ज़्यादा है। तो मार्कोनिकोफ नियम से तो ये हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए, लेकिन अपने को एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगाना है। तो हाइड्रोजन तो वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, द्विबंध वाले कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन कम है, और हैलोजन है वो उस कार्बन पर आएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो मार्कोनिकोफ नियम के अपोजिट योग हो जाएगा और ये वाली संरचना आगे, ये वाला उत्पाद अपना आगे बन जाएगा, जिसमें ब्रोमीन जो है वो ये लास्ट वाले कार्बन पर यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ब्रोमो की स्थिति आ रही है। तो 1 ब्रोमो अगर हम देखें तो 1 ब्रोमो यहाँ पर आ रहा है। तो ये यहाँ का पहला ऑप्शन है वो मुख्य उत्पाद और अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन का बनना है। देखिए, एल्डिहाइड हो या कोई कीटोन हो, उससे साइनोहाइड्रिन का बनना एक तरह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए एकलक इकाई अणु का उपयोग किया जाता है। देखिए, टेफ्लॉन के लिए टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लुओरोएथीन जो है वो एकलक इकाई होती है। जब हम इसका बहुलकीकरण करवाते हैं तो ये अपने पास पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन प्राप्त होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन प्राप्त होता है। इसी को हम टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। तो ये टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो इसकी एकलक इकाई यहाँ पर क्या है? टेट्राफ्लोरोएथीन। तो देखो, टेट्राफ्लोरोएथीन जो है वो यहाँ पर है, टेट्राफ्लोरोएथीन है ये, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो टेट्राफ्लोरोएथीन यहाँ पर है, ये इसकी एकलक इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट, सौरभिक अम्ल एवं प्रोपियोनिक अम्ल के लवण, सौरभिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल के लवण जो हैं वो एक प्रकार के खाद्य प्रेरक्षक होते हैं। तो खाद्य प्रेरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ड्रग्स का या जो औषधियाँ हैं, मेडिसिन है, उनका एक ऐसा वर्ग जो तनाव के उपचार में प्रयुक्त होती हैं। तो तनाव के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों को हम प्रशांतक के नाम से जानते हैं। जैसे मेप्रोमेट हो गया, इक्विनिल हो गया, इस टाइप की जो औषधियाँ हैं वो यहाँ प्रशांतक कही जाती हैं और ये मानसिक रोगों के तनाव के उपचार में काम आती हैं। नेक्स्ट, एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर अपने को विभेद करना है तो हम फैलिंग विलयन से, फैलिंग अभिकर्मक से विभेद कर सकते हैं। जब हम फैलिंग अभिकर्मक के साथ में एल्डिहाइड को, एलिफेटिक एल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप आता है
और इससे अपने को पहचान हो जाती है। कीटोन ये फ्रिक्शन देते नहीं हैं, तो यहाँ पर ये फैलिंग विलयन है, इससे हम पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक द्वारा अलग करवाई जाती है तो इनमें से निम्न मेथाइल एमीन प्राप्त होती है। तो देखो एसिटामाइड है, एसिटामाइड यानी CH3CONH2, ये एसिटामाइड है। इसकी अभिक्रिया करके हम अभिकर्मक से करवा करके हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मकों द्वारा अलग क्रिया से कराई जाती है, तो इसमें यहाँ पर अपने मिथाइल एमीन प्राप्त होते हैं। तो ये एसिटामाइड की अभिक्रिया है, और एसिटामाइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं यहाँ पर NaOH साथ में Br2, ये वाला ऑप्शन, इससे अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इससे अभिक्रिया कराने पर देखो ये जो बीच का CO समूह है वो हट जाता है, CO समूह हट जाएगा। CO समूह हटेगा तो अपने पास ये मेथाइल एमीन या मैथिल एमीन आ जाएगा, मुख्य उत्पाद ये आ जाएगा, मुख्य उत्पाद ये आ गया। तो यहाँ पर ये अपना सही ऑप्शन ये हो गया। और इस अभिक्रिया का एक नेम रिएक्शन है ये, और इस अभिक्रिया का नाम होता है होफमान ब्रोमामाइड, होफमान ब्रोमामाइड, होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया है ये। और इसके माध्यम से हम यहाँ से एमाइड से एक कार्बन कम वाला एमीन बना सकते हैं। तो ये सही ऑप्शन अपना दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से आज के हमने सारे क्वेश्चनों की चर्चा की। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।